मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। मखसूस नशिस्त, दोहरी नशिस्त, दो नशिस्त है इसमें। पहली नशिस्त अफसानचे पर मुनहसिर है और दूसरी नशिस्त शेरी नशिस्त है। कि आज की हमारी ये नशिस्त हमारे मेहमानान जो बैरून शहर से एक अहम मकसद के तहत तशरीफ़ लाए, जिसमें अफसाना नुमा के एडिटर जनाब महमूद शाहिद साहब और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ साथी, हमारे बड़े भाई जनाब नजीब अहमद नजीब साहब, ये दो हज़रात के एज़ाज़ में आज की हमने ये नशिस्त मुनक़िद की है। और मैं अफसानचे की नशिस्त की सदारत के लिए प्रोफेसर मोहम्मद अज़हर हयात साहब का नाम पेश करवाता हूँ। इस अफसानचे की नशिस्त के पहले अफसानचा निगार से रूबरू होते हैं और समाप्त फरमाते हैं उनके अफसानचे को, और वो अफसानचा निगार हैं जो किसी महफिल में अपना अफसानचा पहली मरतबा पेश फरमा रहे हैं। क्या बात। जी हाँ, वो है जनाब रियाज कामिल साहब। हाँ, पहुँच जाएंगे। मेरे अफसानचे का उन्वान है सीमा। सीमा सांझा रोज़े के बाहर का मौसम था। मैं एक गुलशन में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सुबह सुबह चला गया। देखता हूँ कि हरियाली में गुल बूटे अपनी ताजगी से चमन को महकाए हुए लहरा रहे हैं, जैसे कोई त्यौहार मना रहे हैं। उसी दौरान मेरी नज़र एक बुलबुल पर पड़ी जो खुशी के नगमात गाते हुए कभी इस शाख कभी उस शाख पर चहचहा रही थी। कभी किसी फूल के करीब बैठकर उसकी खुशबू से अपनी ज़िंदगी को मुश्किबार होते हुए महसूस करती, कभी अपने आशिया पर जा बैठती तो कभी पूरे गुलशन का चक्कर लगाते हुए गुलशन के हर हिस्से से लुत्फ अंदोज होती। उसकी शौखी अहले चमन से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रही थी। अचानक चंद नौजवान सहने चमन में दाखिल हुए और चमन को नुकसान पहुंचाते हुए बुलबुल को कैद कर अपने साथ ले गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले दिनों कुछ गुंडे बस्ती से सीमा को उठा ले गए। दूसरे अफसानचा निगार, वैसे तो ये काफ़ी दिनों से अफसाने, कहानियाँ और नस्र लिख रहे हैं, लेकिन अब तक जब भी स्टेज पर हमारे रूबरू हुए तो इन्होंने एक शायर की हैसियत से शिरकत की। आज एक अफसानचा निगार की हैसियत से हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। हम दरख्वास्त करते हैं जनाब ख्वाजा साजिद साहब से। मेरे अफसानचे का नाम है ATM। बारिश के थमते ही सड़क चलने लगी। बारिश हो रही थी तो सड़क रुक गई थी, कमरों की जिंदगी चल रही थी। फिर जब स्ट्रीट लाइट रोशन हुई तो प्रतीक्षा नगर बस शेल्टर पर एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की बस का इंतज़ार करती नजर आई। एक लड़का उसकी जानिब बढ़ा और मुखातिब हुआ, 9:30 बज रहे हैं मैडम, अब इस रूट पर बस नहीं आएगी, मैं ही आपको घर ड्रॉप कर दूँ, कहाँ जाएंगे आप? लड़की का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। एक दो पल खामोश रहने के बाद लड़की ने कहा, मॉडर्न इनक्लेव, वेस्ट एवेन्यू। लड़का बोला, अरे वाह, मैं फ्रेंड्स सोसाइटी जाऊंगा, आपका घर थोड़ी ही फासले पर है, छोड़ दूंगा, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं प्रतीक्षा नगर में ATM ढूंढ रही थी, लड़की बोली। लड़के ने कहा, तो क्या मिला आपको ATM?
लड़की ने मायूसी भरे लहजे में धीरे से कहा, नहीं मिला तो नहीं। लड़के ने उम्मीद दिलाई, चलिए बैठिए मेरी बाइक पर, मिल जाएगा एटीएम। लड़की बाइक पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही शहरियार ने उसके घर की तरफ बाइक मोड़ी तो लड़की ने बेचैन होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? एटीएम ढूंढने, लेकिन पहले जाएंगे मेरे घर। मैं दरअसल अपना फ़ोन चार्जिंग पर भूल आया, सोचा ले लूँ। ये कहते हुए लड़के ने फ्रेंच सोसाइटी की तरफ बाइक मोड़ ली। 8वीं मंजिल पर दोनों लिफ्ट के सामने वाले फ्लैट में दाखिल हो गए। गुलनार ड्राइंग रूम में खड़ी अतराफ का जायज़ा ले रही थी कि शहरियार अंदर वाले कमरे में घुसा और थोड़ी देर बाद एक हाथ में कोका कोला की 2 बोतलें लिए लौटा। कुछ देर बाद लड़की ने वक्त पूछा, क्या टाइम हो रहा है? लड़के ने जवाब दिया, 10:30। लड़की ने वॉशरूम में अपना मेकअप दुरुस्त करते हुए कहा, मुझे चलना चाहिए। हमको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, 7वीं गज़ल चल रही है, प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। लड़की की नज़र अपने पर्स से झांकते लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफे को पर्स के अंदरूनी खाने में महफूज कर लिया। 1-2 मिनट बाद ही दोनों फिर उस सड़क पर वापस लौट आए। शहरियार ने कहा, चलिए एटीएम ढूंढ लें। गुलनार खामोश रही। उसने दबी जुबान से कहा, एटीएम तो वही था, फ्रेंड्स कॉलोनी में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है, बहुत मानक है, बहुत मानक है। बड़ी एटीएम में बड़ी मानवीयत है। आइए आज की इस नशिस्त का हम अगला कदम उस शख्सियत की तरफ बढ़ाते हैं जिन्होंने शेरी अदब के साथ नसरी अदब का दामन भी मजबूती से थामे हुए हैं और नागपुर शहर में अफसानचे की दुनिया में अपना एक मकाम, एक पहचान बना चुके हैं और अफसाना नुमा में मुसलसल शाये हो रहे हैं। जी हाँ, जनाब शेख वहीद साहब, आइए हम उनसे उनका अफसानचा समाप्त करते हैं। उन्होंने सुराब ऐसा लगता है तो ये देखिए, मैं रूबीना से प्यार करता हूँ। अरे उस जमाने 70 के पहले वो डिस्क्लेमर दे दिया हूँ। मैं रूबीना से प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो आरिफ की दीवानी है और आरिफ शाहीना पर मरता है। लेकिन शाहीना असलम को हासिल करने के चक्कर में है। असलम परवीन को हासिल करने के दर पे है, लेकिन परवीन उसे घात तक नहीं डालती क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे परवीन बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया। मकाफात इसका उन्वान है कि उसकी बेटी को मरे हुए आज 15 दिन हो गए थे। वो अपने कमरे में तन्हा बैठा हुआ था कि उसकी बीवी ने आकर उसके करीबी दोस्त के आने की खबर दी। जैसे ही उसका दोस्त कमरे में दाखिल हुआ, वो दौड़कर उसे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद जब वो पुरसुकून हुआ तो उसके दोस्त ने कहा, माफ़ करना भाई, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया था, आज वापस आया तो ये अफसोसनाक खबर मिली और मैं दौड़ा चला आया। आखिर कैसे हुआ ये सब? क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते हो कि मेरी इकलौती बेटी IIT की तैयारी कर रही थी। उस दिन वो कोचिंग क्लास से वापस आ रही थी कि गली के नुक्कड़ पर उसने उसे रोककर अपनी बाइक पर बिठा लिया और यहाँ से करीब एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले गया। वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। उस जालिम ने उस पर ही बस नहीं किया, बल्कि उसके मरने के बाद पेट्रोल डालकर उसकी लाश भी जला दी। हाय मेरी प्यारी बेटी। नहीं। और फिर वो फिर से बेतहाशा रोने लगा। उसके दोस्त ने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश कराया और कहने लगा, यार वाकई बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है। ऊपर वाला तुम्हें सब्र करने की ताकत दे। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम तो उस लड़के को अच्छी तरह जानते थे, बल्कि वो तो अक्सर तुमसे मिलने आया करता था और तुम्हारे साथ देर तक रहा करता था।
फिर ये कैसे हो गया? हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने ही उसे ये सब सिखाया था, लेकिन मैं तो ये समझ रहा था कि वो ये सब उन लोगों की बेटियों के साथ करेगा। हमने उनको शेरी महफिलों में तंज़ो मिज़ाह के शायर के हैसियत से हमने सुना है, और अफसानचा उनका सुनते हैं। अब ये वही बताएंगे अफसानचा मिज़ाह में है या संजीदा। जनाब शादाबन मेरे अफसानचे का उन्वान है मुफ्त की मौत। कि वर्मा जी बहुत खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उन्हें शहर के रईस जागीरदार साहब ने याद किया था। वर्मा जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुलाजिमत करते थे। वैसे तो सादा तबीयत के थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहकर थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लिया करते। जागीरदार साहब का फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार था, इसलिए अक्सर लकड़ियों की तस्करी के लिए वर्मा जी की मदद लिया करते थे, और कभी कभी हाथी दांत वगैरह की भी हेरा फेरी किया करते थे, जिसके बदले में वर्मा जी को अच्छे खासे पैसे दे दिया करते थे। जागीरदार ने के बुलावे पर वर्मा जी ने सोचा चलो फिर से कुछ ऊपर की कमाई होने वाली है, तो खुशी खुशी जागीरदार की हवेली पर पहुँचे। जागीरदार से काम पूछा तो उन्होंने कहा कि आज लकड़ी या हाथी दांत के लिए नहीं बुलाया है, दरअसल मेरे बेटे को शेर की खाल चाहिए, बहुत जिद कर रहा है। इतना सुनकर वर्मा जी ने कहा कि इस काम में बड़ा खतरा है, सरकार ने शेर के शिकार पर पाबंदी लगा रखी है और सज़ा भी बहुत सख्त है। जागीरदार ने कहा कि चाहे जो भी हो मुझे शेर की खाल चाहिए, मैं अपने बेटे से वादा कर चुका हूँ। इस काम के लिए आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। 1 लाख रुपए की बात सुनते ही वर्मा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा देखिए साहब, शेर को मारना बड़ा जुर्म है। हाँ, अगर शेर आदमखोर हो तो उसे मारा जा सकता है। जागीरदार ने कहा ठीक है, कुछ सोचते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने वर्मा जी को फ़ोन किया और कहा कि कल हमें जंगल जाना है शेर का शिकार करने के लिए। अगले रोज़ वर्मा जी, जागीरदार साहब और उनका नौकर रामू तीनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल पहुंचने पर वर्मा जी ने उस जगह की निशानदेही की जहां शेर अक्सर नज़र आता है। तीनों उसी तरफ जीप में बैठकर आगे बढ़ने लगे कि अचानक शेर नज़र आया जो उनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही शेर ज़्यादा नज़दीक आया, जागीरदार साहब ने अपने नौकर रामू को धक्का देकर जीप के बाहर फेंक दिया और जीप पीछे कर ली। रामू को देखते ही शेर उस पर झपटा और उसे दबोचकर उसकी जान ले ली। ये देखकर जागीरदार साहब ने अपनी बंदूक निकाली और शेर को गोली मार दी और मुस्कुराते हुए वर्मा जी से कहा, लीजिए वर्मा जी, हमने एक आदमखोर शेर को मार दिया। हमने शादाब अंजुम साहब का संजीदा अफसानचा नहायत संजीदगी से समाप्त फरमाया। आइए अब हम चलते हैं उनकी जानिब, जिनके एजाज़ में आज की यह महफिल मुनक़िद की गई है, सजाई गई है। आज की महफिल की रौनक साहिब एजाज़ और अफसाना नुमा के एडिटर इन चीफ और वसीला उर्दू टीवी चैनल के डायरेक्टर जनाब महमूद शाही साहब से उनका अफसानचा समाप्त करते हैं। महमूद शाही साहब। मेरे अफसानचे का उन्वान है सुरंग। बहरे मुर्दार के किनारे आबाद खित्ते से आलमी जंग का आगाज़ हुआ। ये वो सरजमीन है जिस पर आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए, पैगंबर, नबी और रसूल आए और बरगज़ीदा शख्सियात पैदा हुई। जंगी जहाज़ों की दहशतनाक आवाज़ें, बमों, मिज़ाइलों और रॉकेटों के हमलों से आसमान लर्ज़ उठा और ज़मीन ताहबाला हो गई। पहाड़ पाश होने लगे, इमारतें ज़मींदोज़ होने लगीं, सड़कें पुल टुकड़े टुकड़े होने लगे, दरियाओं और समंदर का पानी जहर आलूद होता जा रहा था। जंगलों में मुहिब आग फैलती जा रही थी। गली कूचों मैदानों में इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थी। खून से मिट्टी सुर्ख होती जा रही थी। मर्द, औरतों, बच्चों और बूढ़ों की दर्दनाक चीख और पुकार और आह और जारी, जानवरों की अफरा तफरी और भगदड़। लोग बाग महफूज बंकरों और मजबूत इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर थे। जंग एक खित्ते से दूसरे खित्ते में फैलती जा रही थी।
वो एक एक मुट्ठी अजनास के दानों और एक एक मुट्ठी फलों और पौधों के बीजों को एक आहनी संदूक में भरकर जंग ज़दा इलाके से दूर, बहुत दूर निकल आया और एक सुरंग जिसकी गहराई ज़मीन की आखिरी तह तक पहुंची थी में उतर गया। आइए हम दावत सुखन उस शख्सियत के रूबरू ले चलते हैं जिनका लहजा नहायत नफीस और वो शख्सियत नहायत मुखलिसाना है। इतने मुखलिस है कि खुलूस भी उन पर नाजा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब डॉक्टर सैयद ख्वाजा गुलाम सैयद रब्बानी साहब की। इसके अंदर एक नई टेक्निक यूज़ की है उर्दू अफसाना में, अच्छा, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। और वो आप अफसाना सुनकर ही अंदाज़ा कर सकेंगे कि मैंने एक बहुत तवील बात एक ख़ास पर्दा रख के कही है, उसकी सारी सिंबल्स भी आप समझते हैं। मेरे अफसाने का नाम है पैट्रन सेंट की ज़ंबील। किसी भी शहर के जो सरपरस्त वली होते हैं तो पैट्रन सेंट की ज़ंबील, तो वो बात आपके सामने खुल जाएगी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग चौड़े पायचे का पाजामा और लंबा कुर्ता पहने, सर पर अमामा बांधे बैठे थे। गर्दन और कनपट्टियों पर लटकती जुल्फों और दाढ़ी की बुनी हुई बर्फ की सफेदी से अंदाजा होता था कि उन्होंने जिंदगी के एक तवील सफर तय किया है। लेकिन चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी, इसलिए उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो 90 या 100 या 2, 4, 800 साल के भी हो सकते थे, या फिर जवान भी हो सकते थे। उनके जानों पर एक जंबील थी जिसमें शायद दवाएं हों, कौन सी दवाएं नहीं मालूम। उनके भाव से लगता था कि वो अपने ग्राहकों की तलाश में है। सर्दियों की रात थी, इसलिए ईशा की नमाज के बाद मुसल्ली बड़ी उजलत से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इससे पहले कि बुजुर्ग ग्राहकों के फौदान के सबब अपनी जंबील उठाकर रवाना हो जाते, अपनी नमाज खत्म करके एक नौजवान मस्जिद से निकला, सीढ़ियाँ उतरता हुआ उनके करीब आया। बुजुर्ग के चेहरे पर कई सवाल हुए। नौजवान पुरसुकून था। आखिर बुजुर्ग ने पूछा, चे ख्वाही, क्या चाहिए? नौजवान खामोश रहा। वो एक सीढ़ी नीचे की तरफ उतरकर बुजुर्ग के रूबरू बैठ गया। बुजुर्ग ने फिर पूछा, नौजवान क्या दरकार है? नौजवान ने कहा, तो कुछ नहीं। अपनी जीन्स पैंट की दोनों जेबों को उलट कर दिखाने लगा। उसकी टी शर्ट में भी कोई जेब नहीं थी। इशारा मुकम्मल था। बुजुर्ग भी समझ गए कि उनका काम कंगाल है। बुजुर्ग ने कहा, क्या चाहिए? नौजवान ने धीमी आवाज में कहा, दवाम। बुजुर्ग ने तफसील तरफ निगाहों से नौजवान को देखा और पूछा, कवाम? नौजवान ने फौरन नफी में सर हिलाया, मुकर्रर कहा, दवाम। बुजुर्ग खामोश रहे, फिर सवाल किया, क्या ताकत की दवा चाहते हो तो खानदानी शिफा खाने चले जाओ। नौजवान ने फिर कहा, दवाम। बुजुर्ग के चेहरे पर कई सवाल उभरे। उनके लब हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। सारे मुसल्ली रुखसत हो चुके थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ सुनसान हो चुकी थी। वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। नौजवान ने पूछा, दादा हजरत कहाँ रहते हो? बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर कहा, मेहरौली। मेहरौली शरीफ? नौजवान का फौरी रद्द-ए-अमल था। उसने पूछा, आपका इसमें शरीफ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मन ख्वाजा, लोग मुझे ख्वाजा के नाम से जानते हैं। नौजवान के लहजे में इस्तिफसार गालिब था। उसने बहुत उज्जत से पूछा, ख्वाजा कौन से? 22 में से कौन से नंबर के ख्वाजा? बुजुर्ग ने कहा, अददों का शुमार छोड़ो, ये बताओ आखिर चाहिए क्या? उनके लहजे में एक गुना उकताहट साफ थी। नौजवान ने कहा, मैंने तो बताया आपको, मुझे दवाम चाहिए, जिंदगी को दवाम। आप कोई ऐसी दवा दीजिए, आप कोई ऐसी दवा दीजिए कि मेरी जिंदगी को, मेरे वजूद को दवाम मिल जाए। बुजुर्ग ने कहा, दवाम?
जिंदगी भर का दवाम वो किस लिए? नौजवान बोला मैं जिंदा रहना चाहता हूँ सदियों तक, इज्जत शौकत दौलत और वक़्त के साथ। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा मैं लाल किला, पुराना किला, तुगलकाबाद और मेहरौली से अफ़गानिस्तान जाना चाहता हूँ, वहाँ से उज़्बेकिस्तान, ईरान और इस्तांबुल, और वहाँ से उसी रास्ते से वापस आकर हिंदुस्तान में कई सदियों तक रहना चाहता हूँ। बुजुर्ग नौजवान की ख्वाहिश जानकर थोड़ी देर चुप रहे। खफी सी मुस्कुराहट उनके लबों पर झलकी, जैसे उन्हें अपनी दवा का गाहक और उसकी कीमत मिल गई हो। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, ये तर्स हयात है, एक गोली खा लो और एक तवील ज़िंदगी पा लो। नौजवान का सुनिए मुझे 3 गोलियाँ चाहिए। बुजुर्ग ने कहा वो क्यों? नौजवान ने संजीदा लहजे में कहा 3 जिंदगियों को इसकी ज़रूरत है। बुजुर्ग थोड़ी देर तजब्जुब में रहे, अपनी ज़मीन में हाथ डालकर कुछ टटोला और एक शीशी से 3 गोलियाँ निकालकर नौजवान के हाथ पर रख दी। नौजवान ने गोलियों को पहले अपनी हथेली में मजबूती से थामा और फिर बगैर कुछ कहे 3 गोलियाँ मुँह में डाली और एक साथ निकल गया। बुजुर्ग हैरत से उसे देखते रहे। फिर अचानक वो नौजवान तेजी से सीढ़ियों उतरने लगा। गेट नंबर 1 के किनारे अपनी मोटरसाइकिल निकाली, उसे किक लगाई, एक्सीलेटर घुमाया और जूम से निकल गया। बुजुर्ग भी अपनी जमीन उठाकर सीढ़ियों से उतरे। देखते देखते ऊद के धुएं की तरह हवा में गुम हो गए। शायद वो चिराग दिल्ली, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, गयासपुर, जहाँ पना हौस खास लालकोट होते हुए कुतुब रोड से मेहरौली चले गए। कि दूसरा दिन साउथ दिल्ली के लिए बड़ा हंगामा खेज था। सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक हुजूम ने एक मोटरसाइकिल सवार को घेर कर उसकी लिंचिंग कर दी। एक हादसा जंतर मंतर से संसद भवन जाने वाली सड़क पर रूनुमा हुआ। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दफातर में जाने वालों में एक धूम मच गई। वो अफराद इस वाक़े के चश्मदीद गवाह थे। उनमें सभी धर्म और जातों मसलकों के लोग थे। उन सभी को इस वाक़े पे बहुत अफसोस था। पुलिस आई, पंचनामा हुआ, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जुर्म दाखिल हुआ। मुसलमानों की तंजीमों और हुकूक इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कई NGO सामने आ गई। हुकूमत पर हिज़्ब मुखालिफ का दबाव बढ़ने लगा। वज़ारत दाखिला ने शहर के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। ये भी मांग हुई कि CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग भी देखी जाए। अब सुनिए, CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग में कुछ अनोखी बातें सामने आई। ये देखने को मिला कि मकतूल नौजवान कह रहा था कि वो तुर्की से आया है और संसद तक जाएगा। उसने कहा कुतुब मीनार और उसके करीब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मैंने बनवाई। फिर ये कहा कि मेरी शान में तुर्क नजात फारसी शायर अमीर खुसरो ने 4000 अशार की एक मसनवी तरानुस सायदाइन के नाम से लिखी है। और उसने ये कहा कि उसने एक नया शहर दौलताबाद बसाया, दारुस सल्तनत को दौलताबाद मुंतकिल किया। उसने ये भी कहा मैं लोधी ख़ानदान से हूँ, मेरे बेटे ने पाया तक दिल्ली से आगरा मुंतकिल कर दिया। फिर वो खामोश हो गया, जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद ज़िंदगी की रंगत उसमें दिखाई दी। उसने कहा कि मैं फरगनावादी से आया हूँ, पानीपत की पहली जंग जीत कर आगरा में अपनी सल्तनत कायम की। मैंने अपनी मलिका के लिए जमुना के किनारे संगे मरमर का शानदार मकबरा बनवाया। मैंने दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया। पहाड़ी भुर्जा पर एक अजीम शानदार मस्जिद तामीर करवाई। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर जैसी इलाकाई सल्तनतों को फतेह कर लिया। मैंने उपनिषद का संस्कृत से फारसी में तर्जुमा किया। और हाँ, मैंने मराठों, जाटों और राजपूतों की सोरिशों को ख़त्म किया और बड़बड़ाने लगा हो शायद इसीलिए मेरी तारीख निसाब की किताबों से निकाल दी गई। ये क्यों हुआ? मैं ही तो मैसूर का शेर था जिसने अंग्रेज़ों को श्रीरंगपट्टनम में घुसने नहीं दिया। ये कहते कहते वो दूसरी मरतबा खामोश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर जाग गया। ये उसकी तीसरी ज़िंदगी थी। CCTV रिकॉर्डिंग का वॉल्यूम बढ़ाकर गौर से देखा सुना गया तो मकतूल नौजवान कहते हुए नजर आया, मैंने मेरठ में अंग्रेज़ों की फौजी छावनी से आज़ादी की लड़ाई शुरू की। मैंने ही उर्दू अखबारों के ज़रिए आज़ादी का बिगुल बजाया और मैं अपने हिंदू भाइयों को साथ लेना नहीं भूला था। मैंने अलीगढ़ में एक जामिया कायम किया
میں نے اس ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا. مطلب میں ہی ہندوستانی فوج میں سپاہی بن کر لڑا, میں ہی IPS تھا اور بعد میں ہی IAS بنا. میں نے ہی ملک کے دفاعی نظام کو بڑھانے کے لیے میزائل بنایا. میں منصف مزاج جسٹس رہا, وفادار سفیر رہا, ایماندار سرکاری نوکر رہا. مجھے مت مارو, میں سچا ہندوستانی ہوں, مجھے مت مارو. کل جامع مسجد کی سیڑھیوں پر میری نشاط ثانیہ ہوئی. دوا فروٹ خواجہ صاحب میرے دوسرے باپ ہیں, وہی دہلی کے پیٹرن سینٹ ہیں. اس منظر کے بعد اس نوجوان نے دم توڑ دیا. یہ اس کی تیسری زندگی کا خاتمہ تھا. حکومت کے کسی بڑے عہدیدار نے آرڈر دیا, یہ CCTV ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دو, اور پتہ لگاؤ کہ نوجوان ایسا کیوں بول رہا تھا. اس گھٹنا کا سماچار کسی اخبار, کسی چینل یا یوٹیوب میں نہیں آنا چاہیے. دوا فروش بوڑھے کو گرفتار کر دو. آرڈر میں مزید ہدایات تھی, کسی مولانا کو ٹی وی چرچا کے پینل میں آمنترت کرو اور اس سے کہو کہ وہ پسماندہ مسلمانوں کے وکاس کے لیے حکومت کی نیتی کا سمرتھن کرے. حج یاتریوں کا کوٹا بڑھا دو, تصوف پر ایک انٹرنیشنل رائٹری سنگوشٹی کرو اور اردو اکیڈمی کے گرانٹ میں وردھی کرو. فلسطین کے شہیدوں کی سہایتا کے لیے گھوشنا کرو. کچھ دن گزرے تو بات آئی گئی ہوگی. پھر سے شاندار شادیوں کی تقاریب ہونے لگی. دعوت ولیمہ, عقیقے اور عشائیوں میں کباب پور میں بریانیاں کھلانے جانے لگی. مشاعرے عرس قوالیاں منعقد ہونے لگی. لوگ کہتے ہیں کہ لال قلعے کے لاہوری دروازے کے سامنے ایک بزرگ اپنے ضمیر لیے پھر دکھائی دیے. اب دیکھنا ہے کہ ان کی حیات افروز دوا کون خریدتا ہے. آپ نے تو ہندوستان کی 700-900 سال کی تاریخ ہے. اور آئیے اب ہم آج کے صدر موصوف, اس نشست کے صدر موصوف پروفیسر اظہر حیات صاحب سے رجوع ہوتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا افسانچہ پیش کریں. بس میں جو یہاں افسانے ان کے تمام اراکین اور ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میرے ذمے صدارت سے. اب آج ناگپور کی تاریخ میں میرا خیال ہے یہ ادب کی تاریخ میں ایک سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا یہاں پر کہ افسانچے کی روایت جو ہے ہمارے ہاں حالانکہ پرانی ہے لیکن اس کو اثر نو جو قوت ملی ہے جناب شاہد محمود صاحب کی آمد سے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ناگپور میں اور اچھے افسانچہ نگار یا افسانہ نگار جو ہے وہ وجود میں آئیں گے. ایسی امید بھی ہے. ایک ماحول بنا دیا ہے آپ نے. بچاؤ بچاؤ. عبدل نے ندی کے بہتے پانی میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے چلایا. اس کے دوست کنارے کھڑے ہاتھ مل رہے تھے اور اسے ڈوبتا دیکھ رہے تھے. تبھی ایک سادھو ادھر آ نکلا. عبدل کے دوستوں نے اس سے منت کی, پنڈت جی ہمارے دوست کو بچا دیا. سادھو نے آؤ دیکھا نکاؤ ترشول پھینکا اور ندی میں چھلانگ لگا اور بڑی پھرتی سے عبدل کے بال پکڑ کے اسے ندی کے کنارے لے آیا. عبدل کے دوستوں نے اطمینان کا سانس لیا اور سادھو کا شکریہ ادا کیا. اسی اسنا میں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے. کسی نے آواز لگائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. دوسری طرف سے آواز آئی جے شری رام بجرنگ بلی کی جے. سادھو نے بھی آواز سنی اور ترشول اٹھا کر عبدل کے پیٹ میں اتارا. اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کرتا ہوں. جی اس کا عنوان ہے دہشت گردی. اردو کوچنگ کلاس ختم ہوئی تو حسب معمول شانتا گھر جانے کے لیے بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑی. بہت جلد اسے رگھوجی نگر کی بس بھی مل گئی. اسے بس کی آخری سیٹ پر جگہ ملی. اس کے ہاتھ میں اردو کی ایک کتاب تھی. وہ ورق گردانی کرنے لگی. تبھی وہ سوچنے لگی کہ ہمارے اردو کے ٹیچر کتنے شریف اور نیک انسان ہیں. ان کے خیالات کتنے اچھے اور فکر کیسی بلند ہے. انہوں نے آج ہی کہا کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہر زبان محبت, بھائی چارہ اور اخوت کا درس دیتی ہے. اچانک بس ایک زبردست دھچکے کے ساتھ رکی. اس کے خیالات بھی منتشر ہو گئے. بس کی کھڑکی سے اس نے دیکھا کہ کچھ بدماش گالیاں دے رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. کچھ لڑکے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور لوہے کی سلاخیں لیے بس میں داخل ہو گئے. ان کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے. سارے مسافر صحب سے گئے. ایک نوجوان نے زور سے چلایا کتنے مسڈے ہیں بس میں, سب اتر جاؤ.
शांता ने अपने सराफत पर नजर डाली तो सहम गई। उसने शलवार फराक और दुपट्टा पहने हुआ था। एक नौजवान आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाया, तूने अभी सुना नहीं क्या? चल नीचे उतर। शांता ने नाक कहा, मेरा नाम शांता है और मैं मुसलमान नहीं हिंदू हूँ। झूठ बोलती है साली, एक नौजवान ने आंखें दिखाते हुए कहा। फिर नौजवानों ने शांता को फेंकते हुए बस से उतारा और खुद भी उतर गए। बस आगे चल पड़ी। शांता ने गिड़गिड़ाया, कहा, मेरा नाम शांता है, मैं हिंदू हूँ, मुझे मत मारो। मगर बलवाइयों ने उसकी एक न सुनी। वो नशे में धुत थे। कुछ लड़कों ने उसके कपड़े खींचे, उसकी इज्जत तार तार कर दी। शांता बेहोश हो गई। तभी एक लड़का चिल्लाया, अबे ये तो अपने लक्ष्मण भाऊ की बहन है। सारे लड़के बेहोश शांता को छोड़कर भाग गए। दूसरे दिन के तमाम अखबारों में ये खबर शहर सुर्खियों में शाये हुई कि दहशत गर्दों के हौसले बुलंद, नागपुर में शांता नामी एक लड़की का सरेआम रेल और इज्जत तारता। क्या आपने उर्दू की किताब थी, सबूत भी हो गया वो। एक है अफसाना बिन मुख्तसरी सवालिया निशान, ये सच्चा वाक़या है, शायद रब्बानी जानते। सवालिया निशान, भाभी को 1 साल बाद जब दूसरा बेटा भी हुआ तो वो फिक्रमंद हो गई। घर के काम काज और ऑफिस की जिम्मेदारी और फिर भाईजान की दुनक गुजारी। अभी शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे कि वो 2 बच्चों की माँ बन गई। मैं सऊदी अरब से छुट्टी पर आया तो देखा भाभी के घर में एक अधेड़ उम्र आदमी काम में मसरूफ है। उनकी कमर झुकी हुई है, सर और मूंछों के बाल सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पायजामा जेब तन किए। उनकी शख्सियत मुझे कुछ अजीब सी लगी। उनकी सूरत से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुझे मुश्किल लग रहा था। उनके हुलिये से वो 50-55 के लगते थे। मैंने सवालिया नज़रों से देखा तो भाभी ने वजाहत करते हुए कहा, अगर भाई ये ना कामटी के पूरे बाजार में रहते हैं, रज्जू पप्पू को संभालने के लिए हमने उन्हें रखा है। भाभी ये बता रही थी कि रज्जू ने शू कर दी। भाभी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मामू झुकी झुकी कमर से उठे और फौरन एक कपड़े में पेशाब सुखाया और फिर गीले कपड़े से जगह साफ कर दी और रज्जू की नीकर बदल दी। गिरी नेकर धोकर धूप में सुखाने डाल। ये सब मामू इतने सूधे और मंझे अंदाज में कर रहे थे गोया उन्हें इस काम का अच्छा खासा तजुर्बा हो। जब तक मैं भाभी से बात करता रहा, मामू करीब कुर्सी पर बैठे हवा में घूरते रहे। उन्हें हमारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाभी ने चाय लाई, हमने चाय पी। मामू ने खाली कप आहिस्ता से उठाए और बावर्ची खाने में धोकर सलीके से रख दिया। मामू को मैंने बहुत कम बोलते सुना, उन्हें खामोशी से काम करते देखा। उनकी शख्सियत मुझे पुरस्कार लगने लगी। एक दिन मैंने भाभी जान से पूछा, ये मामू हैं कौन? आप भी उन्हें मामू कहते हैं, बच्चे भी मामू कहते हैं। मामू क्या भाभी के हकीकी मामू हैं? भाईजान ने कहा, नहीं भाई, ये तो जग मामू हैं। ये यहाँ कैसे आए? मैंने सवाल किया। भाईजान ने बताया, रज्जू पप्पू छोटे थे, बट मेरी भी टीचरशिप और तुम्हारी भाभी की भी सदी। बच्चों को किसके भरोसे छोड़ते? हम इस उधेड़ मन में थे कि एक दिन हम कामटी गए। वहाँ हमें ये हजरत मिल गए। उनके बारे में लोगों से दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि अभी कुछ दिनों में से ये शख्स नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं हमें कुछ खबर नहीं। सब उनको मामू कहते हैं। हमने मामू से अपनी ज़रूरत बताई। मामू फौरन रजामंद हो गए। इस तरह मामू घर में आ गए। मामू भाभी और भाईजान के घर के अहम फर्द बन गए। ईद आती तो मामू के लिए कपड़े सिलवाए जाते। सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पाजामा मामू को अच्छा भी लगता। उनके सफ़ेद बाल और कमीज़ा कमर से उनकी उम्र ज़्यादा महसूस होती, मगर उनके दांत पूरे सलामत थे। हाँ, शायद उनकी समाज में फ़र्क आ गया। मुझे मामू की शख्सियत पर इसरार मालूम है। मैं कभी कभी भाईजान के घर ऐसे ही वक्त भी जाता जब दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर होते और रज्जू पप्पू अपने स्कूल में होते। मुझे तवक्को होती कि शायद मामू गहरी नींद में सो रहे होंगे, मगर कॉल बेल पूरी न बज पाती कि मामू दरवाज़ा खोल देते। मामू कौन सी ज़बान जानते थे मुझे आज तक मालूम न हो सका। वो कौन सी ज़बान बोलते ये भी नहीं मालूम, लेकिन खाली घर में उनकी मौजूदगी गैर मामूली महसूस होती। मामू फौरन पानी का गिलास हाथ में लिए हाजिर होते और सामने कुर्सी पर बैठ जाते और घड़ी की तरफ देखने लगते। आप समझ जाइए कि अभी कितना बज रहा है और घर के अफराद को आने में कितना वक्त लगेगा। रज्जू पप्पू को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। उनकी हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा। ऐसा लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ रज्जू पप्पू के लिए आए हैं। उनको रुपयों पैसों का कोई लालच नहीं था। 2 वक्त का खाना ही उनकी ज़रूरत थी। हाँ, बीड़ी पीना उनकी कमज़ोरी थी। अक्सर बीड़ी पीते और कुछ सोचते रहते। मकान की 4 दीवारी उनकी सारी दुनिया थी। अगर घर के अफराद किसी तकरीब में जाते
तो बाहर से ताला लगा दिया जाता। मामू घर के अंदर अकेले रहते। ताला खोलो, मामू जूं के तुम कुर्सी पर बैठे मिलते। घर के अपराध मौसमों की तब्दीली का शिकार होते, मगर मामू पर उसका कोई असर न होता। उनके लिए सर्दी क्या, गर्मी क्या, सारे मौसम उन्हें यकसा मालूम होते। मामू थोड़ा खाते, कम सोते और कम बोलते, बल्कि बोलते ही नहीं, जैसे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। मैंने सुना कि काम इबादत है, लेकिन मामू काम को इबादत समझकर नहीं करते थे, बल्कि वो तो जज़ा और सज़ा के मफ़हूम से भी वाकिफ़ नहीं थे। जन्नत दोज़ख का तस्वीर भी उनके दिलो दिमाग में नहीं था। वो ईमानदारी, जिम्मेदारी और खुलूस से काम करना ही काम समझते थे। मुझे तो यूँ लगता था कि वो इन लफ्ज़ों से वाकिफ़ भी नहीं थे। वक्त गुजरता गया, रज्जू पप्पू किसी कमसिनी से लड़कपन की सरहदों में कदम रख चुके थे और फिर लड़कपन से जवानी की सरहदों को छूने लगे। उनके कदम अब घर में भी नहीं टिकते थे, वो दोस्तों के साथ ज़्यादातर बाहर रहते। मामू को एहसास हो चला था कि शायद उनके ज़िम्मे का काम पूरा हो चुका है। एक दिन अचानक उन्हें पतले दस्त होने लगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब दूसरे दिन भाईजान उनसे मिलने गए तो मालूम हुआ कि मामू तो सुबह ही से निकल गए। भाभी को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, अरे मामू कहाँ निकल गए। बच्चों को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, अरे मामू चले गए क्या। गोया मामू का जाना किसी के लिए ज़्यादा अहम नहीं था, मगर मेरे जहन में मामू आज तक आबाद हैं, सवालिया निशान के। सदर मौसूफ के अफसानचा और आखिर में एक मुख्तसर अफसाने के साथ ये नशिस्त, अफसानचा की नशिस्त यही ख़त्म पसीद हुई है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.